ऑडियो सीरीज यूट्यूब वीडियो जज साहब। लेखक डॉक्टर नरेंद्र नाथ गुप्ता। एपिसोड 14। तुम घर के बाकी बचे हुए सारे पुराने नौकरों को निकाल दोगे। जो एक दो नए नौकर बचेंगे वो सिर्फ बाहर के बगीचे और मेन गेट तक ही रहेंगे। कोठी के अंदर का सारा काम सिर्फ तुम देखोगे। और सबसे बड़ी बात, कोठी का ये पिछला हिस्सा, ये स्टोर रूम और इसके आसपास की पूरी जगह आज से प्रतिबंधित क्षेत्र यानी रेस्ट्रिक्टेड जोन है। सुमेर सिंह ध्यान से सुन रहा था। चक्रेश आगे कहता है, तुम्हारी मालकिन हर वक्त अपने एक बच्चे को मेरे पास यहां रखती है और दूसरा ऊपर रहता है। तुम उस ऊपर रहने वाले बच्चे के दिमाग में बचपन से ही ये खौफ भरोगे कि कोठी का ये पिछला हिस्सा बहुत जर्जर है, यहाँ की छत गिर सकती है, ये हिस्सा भूतिया है और यहां आना उनके लिए सख्त मना है। वो बच्चा कभी गलती से भी इस स्टोर रूम की तरफ नहीं आना चाहिए। इस रेस्ट्रिक्टेड जोन में परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। आज के बाद इस स्टोर रूम में और इस बेसमेंट के दरवाजे तक सिर्फ और सिर्फ तुम आओगे। अगर किसी ने यहां आने की कोशिश की तो तुम उसे डरा कर भगा दोगे। सुमेर सिंह सिर हिलाते हुए कहता है, मैं समझ गया मालिक। मैं कल से ही सारे नौकरों को बाहर का रास्ता दिखा दूंगा और बच्चे को इस तरफ फटकने भी नहीं दूंगा। चक्रेश कहता है, और हां, अर्चना पर पूरी नजर रखोगे। घर में कौन आता है, कौन जाता है, पुलिस क्या पूछताछ कर रही है, ये सारी खबर तुम रोज रात को मुझे आकर दोगे। इस बेसमेंट का राज तुम्हारे, मेरे और अर्चना के अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुमने गद्दारी की या किसी से जुबान खोली तो ऊपर तुम्हारी मालकिन के बच्चों की लाशें बिछेंगी और बाहर सड़क पर तुम्हारी। सुमेर सिंह पैसों को समेटने लगता है। वह पूरी तरह से चक्रेश के जाल में फंस चुका है। उसने अपनी इंसानियत और अपनी वफादारी चंद नोटों के लिए बेच दी है। सुमेर सिंह नोटों को अपने कपड़ों में छुपाते हुए कहता है, मुझे मंजूर है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आज से आप ही मेरे असली मालिक हैं, चक्रेश बाबू। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। चक्रेश मुस्कुराता है। वो कहता है, जाओ अब, किसी को शक नहीं होना चाहिए। सुमेर सिंह सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है और बेसमेंट में फिर से वही भयानक शांति छा जाती है। चक्रेश अकेला खड़ा है। वह जोर जोर से हंसने लगता है। ये एक पागलपन भरी हंसी है जो उसकी जीत का ऐलान कर रही है। आज उसने सिर्फ एक नौकर को नहीं खरीदा था, बल्कि उसने कोठी के अंदर अपना एक मजबूत किला तैयार कर लिया था। अब उस प्रतिबंधित क्षेत्र की वजह से उसका राज अगले 25 सालों तक सुरक्षित होने वाला था। चक्रेश वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठता है। वो सामने रखी हिंदू मैरिज एक्ट की किताब को खोलता है और एक पन्ने पर हाथ फेरता है। चक्रेश खुद से बहुत ही गहरी और खौफनाक आवाज में कहता है, खेल का दूसरा चरण पूरा हुआ। अब मैं इस बेसमेंट में अंधा और बहरा नहीं हूं। सुमेर सिंह मेरी आंखें बन चुका है। कोठी का ये हिस्सा अब मेरा किला है, लेकिन ये काफी नहीं है। जब तक मैं कानूनी रूप से इस परिवार का हिस्सा नहीं बन जाता, तब तक ये दौलत मेरी नहीं हो सकती। वो किताब का एक पन्ना पलटता है जिस पर लिखा है विवाह और उत्तराधिकार। चक्रेश की आंखें उस शीर्षक को घूरती हैं और वो बड़बड़ाता है, कैलाश सेठिया की विधवा। अर्चना, तुम कब तक अपने पति के मातम में रोती रहोगी? बहुत जल्द तुम्हें अपने आंसुओं को पोंछकर मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाना होगा। मैं सिर्फ तुम्हारा मुजरिम बनकर नहीं रहूंगा अर्चना, मैं तुम्हारा पति बनूंगा। और मेरी इस पढ़ाई का, मेरे इस कानून के ज्ञान का सबसे पहला शिकार तुम होगी। बेसमेंट की पीली रोशनी में चक्रेश का चेहरा किसी भी डरावने सपने से ज्यादा खौफनाक लग रहा है। उसने अपनी चालें बहुत सोच समझ कर चली हैं। कानून की जो किताबें इंसान को न्याय दिलाती हैं, उन्हीं किताबों को पढ़कर यह मास्टरमाइंड एक ऐसा अन्याय रचने जा रहा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। तहखाने का यह रहस्य अब बहुत गहरा और जानलेवा हो चुका है। कैलाश सेठिया की खौफनाक मौत को अब 6 महीने बीत चुके हैं। इन 6 महीनों में जूहू स्थित कैलाश विला के अंदर की दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। कोठी का वह पिछला हिस्सा
जहां पुराना स्टोर रूम और वो गुप्त तहखाना था अब पूरी तरह से एक प्रतिबंधित क्षेत्र यानी रेस्ट्रिक्टेड जोन बन चुका है। सुमेर सिंह ने चक्रेश के हुक्म पर घर के सारे पुराने नौकरों को काम से निकाल दिया है। जो नए नौकर रखे गए हैं उन्हें सख्त हिदायत है कि वे कोठी के पिछले हिस्से की तरफ आंख उठाकर भी ना देखें। अर्चना के पास ऊपर रहने वाले बच्चे के बालमन में भी सुमेर सिंह ने ये खौफ कूट कूट कर भर दिया है कि उस जर्जर हिस्से में जाना खतरे से खाली नहीं है। वहां भूत रहते हैं और वहां जाने वाले बच्चे कभी वापस नहीं आते। सुमेर सिंह अब सिर्फ एक नौकर नहीं रहा, वो इस करोड़ों की कोठी का अघोषित मैनेजर और चक्रेश का सबसे वफादार गुलाम बन चुका है। वह चक्रेश की आंखें, कान और उसके खौफ का वो धारदार हथियार है जो हर पल पूरे घर और खास तौर पर अर्चना पर पैनी नजर रखता है। बेसमेंट की दुनिया भी इन 6 महीनों में बहुत बदल चुकी है। वहां अब सिर्फ सीलन की बदबू नहीं आती। चक्रेश ने सुमेर सिंह के जरिए वहां महंगे और मोटे विदेशी कालीन बिछवा लिए हैं। एक बहुत ही शानदार बड़ी सी लकड़ी की मेज और चमड़े की रिवॉल्विंग कुर्सी आ गई है। बेसमेंट की दीवारों के साथ एक पूरी लाइब्रेरी सज गई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कानून की भारी भरकम किताबें रखी हैं। चक्रेश अब पहले की तरह मैले कुचैले कपड़ों में नहीं रहता। उसने सुमेर सिंह से मंगवाकर महंगे कपड़े, कोट और ब्रांडेड शर्ट पहनना शुरू कर दिया है। वह दिन रात सिर्फ पढ़ता है। उसने क्रिमिनल लॉ यानी आपराधिक कानून, प्रॉपर्टी लॉ यानी संपत्ति कानून और फैमिली लॉ यानी पारिवारिक कानून की हर उस धारा, हर उस पन्ने को घोंट कर पी लिया है जो उसकी इस खौफनाक साजिश को एक मजबूत कानूनी जामा पहना सकती है। आज चक्रेश ने सुमेर सिंह को भेजकर अर्चना को बेसमेंट में बुलाया है। अर्चना दबे पाव सीढ़ियां उतरकर नीचे आती है। वह अब पहले से भी ज्यादा कमजोर, बेजान और पीली पड़ गई है। उसकी आंखों में हर वक्त एक खौफ और अपने बंधक बच्चे के लिए तड़प तैरती रहती है। उसे हमेशा ये डर सताता है कि ये शैतान किसी भी पल उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। बेसमेंट में कदम रखते ही अर्चना की नजर सबसे पहले एक कोने में बैठे अपने 5 साल के बेटे अर्जुन पर पड़ती है जो आज बंधक की बारी में नीचे है। वो डरा हुआ है और एक किताब पकड़े चुपचाप बैठा है।